नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम पॉलिटी का नया सेशन लेने जा रहे हैं। ये चौथा भाग होगा जिसमें आज हम प्रीएम्बल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग टाइटल भी देख सकते हैं कि मैंने प्रीएम्बल रखा है, और कल तक हमारी कहानी जो थी वो प्रीएम्बल तक, मतलब प्रीएम्बल से पहले पहले जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रीएम्बल में वर्ड कौन कौन से हैं, उन वर्डों का जो मीनिंग है वो क्या है, और जो भी मतलब इससे रिलेटेड जो बातें होंगी वो काफ़ी डिटेल में होंगी, ताकि आप न सिर्फ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ से चाहें तो आप वीडियो को देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में जाएंगी। ठीक है, तो आज तकरीबन आधे घंटे का लेक्चर होगा और वो प्रीएम्बल पर ही होगा, और प्रीएम्बल से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे आज आपके मैं कवर कर दूंगा। तो ठीक है, फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जो प्रीएम्बल है वो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप देखेंगे तो उसमें जो पहला जो पन्ना है, ठीक है, वो प्रस्तावना है। ठीक है, तो प्रस्तावना का मतलब जो उसमें इसलिए डाला गया है ना कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो पूरी किताब को पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप समझना चाहते हैं कि आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, संविधान में है क्या, तो आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। प्रस्तावना को जैसे आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि जो संविधान का सार है वो उसी में है, और संविधान में असल में है क्या चीज़ वो उसी में सब दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि संप्रभु वर्ड है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है। हालांकि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये बाद में वर्ड जोड़े गए थे और एक अखंडता था, वो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आपको सब मतलब संविधान का आपको सार समझ में आ जाएगा। और जब आप प्रस्तावना पढ़ना जब शुरू करते हैं तो वहाँ पर शुरू में जो वर्ड जो लिखा है ना, वो लिखा है हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग से ही वो स्टार्ट होगा। अब उसके आगे फिर कहानी चलती जाएगी, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु संपन्न बनाने हेतु, और ऐसे ऐसे करके पूरा प्रियम्बल दिया हुआ है। ठीक है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि यह भारतीय संविधान का परिचय देता है, आपको पता ही है। मतलब प्रथम पृष्ठ जो प्रस्तावना दिया गया है वह संविधान को एक समरी, आप समझ सकते हैं कि समरी है वो। ठीक है, तो इसमें वर्ड कौन कौन से हैं, तो इसमें जो सबसे पहला जो वर्ड मिलेगा आपको, हम भारत के लोग, तो मतलब यहाँ से तो कहानी शुरू हो जाएगी उसकी, प्रस्तावना की। ठीक है, लेकिन इसमें वर्ड कौन कौन से हैं, तो पहला जो वर्ड मिलेगा आपको वो है संप्रभु। संप्रभु, ठीक है, संप्रभु। फिर उसके बाद जो वर्ड मिलेगा आपको मिलेगा समाजवाद, समाजवादी। ठीक है, अगला जो वर्ड मिलेगा वो मिलेगा धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अगला मिलेगा लोकतंत्र, लोकतांत्रिक है। ठीक है, लोकतांत्रिक। ठीक है, और एक और वर्ड मिलेगा आपको, मिलेगा गणतंत्र, गणतंत्र। ठीक है, ये मेनली इसमें जो वर्ड हैं ये मेंशन किए गए हैं उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सारे वर्ड्स को हम समझेंगे एक एक करके कि इनका अर्थ क्या है, क्या इनका मीनिंग है। ठीक है, तो एक मिनट मैं इसको पहले हटा दूं। एक मिनट, गड़बड़ हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं टाइटल को, एक मिनट। रुकिए,
इसमें नया पृष्ठ ही ले लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, टाइम फालतू का वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे जो पहला जो वर्ड है वो है संप्रभु। ठीक है, संप्रभु। थोड़ा सा इसको हम समझेंगे क्या चीज़ है ये। तो संप्रभु का अर्थ, जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था, कि अपने जो सारे फैसले खुद ले सके, जो किसी का मुंह ना देखे, जो किसी की बात ना सुने, मतलब खुद पर वो डिपेंड है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था कि संप्रभु यानी कि खुद फैसला लेने वाला। ठीक है, एक मिनट। खुद फैसला लेने वाला। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो राष्ट्र है वो 26 जनवरी 1950 को संप्रभु हुआ था, 1947 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है वो है पहला वर्ड है। ठीक है, पहला वर्ड। दूसरा क्या था? समाजवादी था, समाजवादी। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है संसाधनों को सभी में बराबर बराबर बांटना। ठीक है भाई, समाजवाद का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो समाज में बराबर बराबर सभी लोगों को इक्वल इक्वल मतलब दे देना। ठीक है, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम, क्योंकि एक लाइन पर हमको सबको लाना है। ठीक है, यानी कि संसाधनों का सही सही सब में बंटवारा। संसाधनों का सब में बराबर बंटवारा या बांटना। ठीक है, अगला वर्ड देख लेते हैं क्या है। अगला है धर्मनिरपेक्ष। काफ़ी इम्पोर्टेंट, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये है, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र का तो कोई अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन वो सभी धर्मों की रक्षा कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक वर्ड है इसमें गणतंत्र। गणतंत्र, इसका क्या मतलब होता है? तो गणतंत्र का मतलब होता है कि राष्ट्र प्रमुख। ठीक है, राष्ट्र प्रमुख जो होगा ना, वो इलेक्टेड होगा, यानी कि चुना हुआ, वो वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं। ठीक है, वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि प्रियम्बल में न्याय की बात की गई है। ठीक है, न्याय। ठीक है, लेकिन ये जो न्याय है ना दोस्तों, ये न्याय 3 प्रकार का होगा। ठीक है, कौन कौन सा? तो पहला होगा क्या? सामाजिक न्याय। ठीक है, दूसरा क्या होगा? तो दूसरा भैया होगा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय। ठीक है, और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो खैर नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाए सिर्फ वही हम पढ़ें।
पढ़ने का मतलब ये है कि हमको हर तरीके से बढ़िया से ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, पहली तो बात है कि न्याय। तो न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। तो पहले जो आर्थिक जो न्याय है उसको पहले समझ लेते हैं। तो आर्थिक न्याय का अर्थ ये होता है कि हर लिंग, हर वर्ग को किसी भी कार्य के लिए समान वेतन। ये डीपीएसपी में मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। आर्टिकल 39 में इसको मेंशन किया गया है। तो लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि हर लिंग, हर वर्ग को किसी भी कार्य के लिए समान वेतन होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई महिला होगी तो उसको आप 5,000 दे रहे हो और कोई पुरुष वही काम कर रहा है तो उसको आप 7,000 दे रहे हो। तो ये गड़बड़ है, ठीक ना, और ये गलत है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है? सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय में किसी भी आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और आधार जो बताया गया था वो है धर्म है, जाति है, लिंग है, वर्ग है, ठीक है, इत्यादि के आधार पर। और सिर्फ यही नहीं, किसी भी आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय में क्या होता है दोस्तों कि वोट देने का अधिकार और राजनीति में जो भी पद हैं उन पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को प्रेसिडेंट बनना है, तो इसके लिए ये नहीं है कि नहीं तुम बनोगे, तुम बन सकते हो, तुम नहीं बन सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी को पूरा करता है, अर्हता को पूरा करता है, तो वो बनने के योग्य है, चुनाव लड़ने के योग्य है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की बात हो गई, ठीक है। अच्छा, स्वतंत्रता की भी बात की गई है इसमें, ठीक है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता दोस्तों यकीन मानिए कि प्रियम्बल से जो भी प्रश्न आने वाले हैं सबको मैं कवर कर दूंगा, यकीन करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर को आप देख सकते हैं, मेरे कहने पे मत जाइए। तो स्वतंत्रता जो है वो वो जैसे कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि जो भी करने की आज़ादी है, लेकिन ये स्वतंत्रता पर कुछ रोक भी लगा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको स्वतंत्रता है बोलने का, ठीक है, लेकिन आपको ये कोई स्वतंत्रता नहीं दिया है कि आप बिना कपड़ों के रास्ते पर आप चलना शुरू कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 19 में जब मैं जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ठीक है, उसमें आपको फ्रीडम की बात किया है, लेकिन क्लॉज 2 जो है ना उसमें रिस्ट्रिक्शंस की भी बात किया है, ठीक है। इसीलिए उसको क्लॉज 2 को उसमें जोड़ा गया था। तो ये हमारी स्वतंत्रता हो गई, ठीक है, ठीक ना। तो स्वतंत्रता क्या क्या होगा? तो एक तो विचार की स्वतंत्रता हो सकती है, फिर उपासना की स्वतंत्रता हो सकती है, धर्म की स्वतंत्रता हो सकती है, विश्वास की स्वतंत्रता हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा जो है वो है समानता। समानता, समानता, ठीक है। समानता कितने प्रकार का है? तो एक प्रतिष्ठा का है और एक अवसर का है। अवसर की समानता, ठीक है। फिर एक वर्ड है बंधुता। बंधुता, ठीक है। तो बंधुता क्या है कि सब व्यक्ति में गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना, ठीक है। यानी कि राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, ठीक है, और यहाँ क्या है? अखंडता सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं प्रियम्बल में। अब लगभग हमारा सब कुछ ख़त्म ही हो गया है। अब कुछ और चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रश्न तो वहाँ से भी बनता है जो मैंने बताया है, और प्रश्न यहाँ से भी बनता है। तो दोस्तों देखिए, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। केस तो मैं खैर आपको 4 बताऊँगा, ठीक है, लेकिन उस 4 में 3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लास्ट का जो चौथा केस है उसको चाहें तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो हम पहले केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला केस कौन सा था? तो ये है बेरुबारी केस। बेरुबारी केस कब आया था? 1960। 1960 में बेरुबारी का केस आता है। और इसमें क्या बोला जाता है? इसमें
बोला जाता है कि प्रियम्बल इज़ अ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, यानी कि बेरुवारी का जो केस था ना, उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, ठीक है। अच्छा, एक और केस आया केस नंबर 2। कौन सा केस है भाई? तो ये है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, ठीक है। ये कब आया? तो ये आया था 1967, यानी कि ठीक इसके 7 साल बाद। इसमें क्या बोला गया? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। क्या बोला गया? तो प्रस्तावना संविधान का, ओ माय गॉड, तो प्रस्तावना कहाँ गया ये? संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि गोलकनाथ केस में भी इस बात को माना गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। अच्छा लेकिन अब देखिए क्या होगा। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस आएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस। मीन्स मतलब आप समझ लीजिए कि ये केस तो इतना इम्पोर्टेंट है कि IAS का पेपर हो या PCS का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है और 100% बनता है। इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। और ये तीसरा जो केस है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड केस जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये है केशवानंद भारती केस 1973। केशवानंद भारती, ठीक है, केस 1973, ठीक है। इसमें जो थे वो 13 जज थे। इसमें जो थे वो कितने जज थे? तो 13 जज थे, ठीक है। KBC में शायद ये प्रश्न आया भी था, मुझे अभी भी याद है कि किसी महिला से पूछा गया था, और तकरीबन 1 करोड़ का वो प्रश्न था, ठीक है। आप YouTube पर खोजेंगे तो मिल भी जाएगा। और उस महिला ने इसका आंसर बताया था और 1 करोड़ जीत गई थी। तो अब आप सोच लीजिए कि 1 करोड़ का प्रश्न था, ये लाइफ बना सकता है, बिगाड़ सकता है ये प्रश्न, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। तो इसमें क्या था कि इसमें देखिए जो वर्डिक्ट आया था ना, यानी जो फैसला आया था, वो आया था कि केशवानंद इस केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आखिर प्रस्तावना संविधान का भाग क्यों नहीं है। केशवानंद जो हैं, केशवानंद भारती जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था, ठीक है, कि भाई ये बताइए कि संविधान का भाग ये प्रस्तावना क्यों नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं। तो केशवानंद के तर्कों के आगे जो सुप्रीम कोर्ट था, ये सोचना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, लेकिन प्रस्तावना नॉन जस्टिफाइबल है, यानी कि गैर न्यायिक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है, ठीक ना, कि प्रस्तावना क्या न्यायिक है या गैर न्यायिक है। तो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना ये जो है ना, ये गैर न्यायिक है, गैर न्यायिक, ठीक है, गैर न्यायिक है ये, ठीक ना। गैर न्यायिक का मतलब होता है जैसे कि प्रस्तावना में लिखे कुछ जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उनके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ना हाई कोर्ट में आप जा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, ठीक है, बात किया गया ना आर्थिक न्याय का। तो अब आपने सोचा कि चलो भाई आर्थिक न्याय की बात किया है प्रस्तावना में, तो क्यों ना हम लोग कोर्ट में चलते हैं। तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मतलब अगर
हज़ारों लोगों की नौकरी चली जाती है तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमको इस महामारी में, अभी जो कोविड आया था ना, महामारी तो थी, तो इस महामारी में हमको नौकरी दो क्योंकि हम आर्थिक न्याय प्रस्तावना में लिखा गया है, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो इसलिए केशवानंद भारती जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक और केस है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप याद रखिएगा। ये LIC केस 1995, LIC केस 1995। ठीक है, इसमें भी जो कहा गया था कि प्रेमबल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, इसमें भी माना था, यानी इन दोनों केस में माना था। और पिछले के जो दोनों केस थे, एक तो गोलकनाथ 1967 वाला और एक बेरुबारी 1960 वाला, इन दोनों में नहीं माना था। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला कौन सा था, तो बेरुबारी केस 1960। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, तो दूसरा है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967। ठीक है, तीसरा कौन सा है, केशवानंद भारती। ठीक है, वर्सेस केरल। ठीक है, 1973। फिर LIC केस 1995। ठीक है, तो देखिए मैं इन दोनों को कोट कर देता हूँ। भाग नहीं है, इन दोनों को कोट कर देता हूँ, भाग है। ठीक है, प्रस्तावना। ठीक है, अच्छा, एक वन लाइनर क्वेश्चन बहुत बन जाता है, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि धर्मनिरपेक्ष पहला वर्ड, दूसरा वर्ड समाजवाद, तीसरा वर्ड अखंडता। इन तीनों वर्ड को इन तीनों वर्ड को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से प्रेम्बल से जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले थे या पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं, इन सबको मैंने कवर कर दिया है, काफ़ी डिटेल में जाकर के कवर किया है। तो प्रेम्बल को अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाइएगा, अगर प्रेम्बल से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो तो खैर आज 23 मिनट की है, लेकिन भाई मैंने कहा था कि प्रेम्बल को पढ़ाऊँगा, तो प्रेम्बल हो गया आज इतने में ही। ठीक है, अब इसको इससे ज़्यादा डिटेल में क्या जाऊँ। तो इसी वीडियो को आप लोग बार बार देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान से रहिए। फिर मैं मिलता हूँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अगले पार्ट में, और हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 तक हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नहीं, आर्टिकल 4 तक ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर 5 में जब हम जाएंगे, ठीक है, तो उसमें कुछ बातें और हो जाएंगी, और 6, 7, 8, 9, 10, 11 उनमें बातें कुछ और होंगी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम फिर आर्टिकल्स को भी कवर करते रहेंगे, और आर्टिकल्स जो मैं पढ़ाऊँगा तो मैं पार्ट वाइज पढ़ाऊँगा। जैसे मान लीजिए कि पार्ट 1 में जब जाऊँगा पार्ट 1 को, ठीक है, तो उसमें आपको बताऊँगा मैं कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक
ही हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यानी 1 2 3 4 हम कल कवर कर देंगे। वीडियो अब बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियो रहेगी। तो लेकिन ये है कि जितने पार्ट में, मतलब जिस भाग में जितना आर्टिकल रहेगा उसको मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं वीडियो को अब यहाँ पे समाप्त करने जा रहा हूँ। मिलता हूँ मैं इसके अगले भाग में, पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उसमें हम पढ़ेंगे क्या, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।